हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस बाय राज में। आज हम काफी दिनों बाद नए सत्र में आपको सबसे पहले लेकर आए हैं समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ये समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन को करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ी प्रकाश के बारे में आपको बेसिक जानकारी देंगे। उसमें सबसे पहले है प्रकाश की परिभाषा। बहुत छोटी सी परिभाषा है, लेकिन अक्सर बच्चे बहुत बड़ी बड़ी क्लासों में पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रकाश की परिभाषा नहीं आती। तो प्रकाश की परिभाषा है, प्रकाश वह ऊर्जा है प्रकाश, ध्यान रखना, वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देखते हैं। सभी वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देखते हैं। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे लिखते हैं प्रकाश वह वस्तु है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देखते हैं। तो यहां वस्तु शब्द नहीं जोड़ना है, वस्तु शब्द जोड़ते ही आपका ये गलत हो जाएगा। आपको ऊर्जा में वस्तु में अंतर होता है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। तो ये जो ऊर्जा है, इसी की सहायता से हम सभी वस्तुओं को देखते हैं और उसी को हम प्रकाश कहते हैं। अब जो प्रकाश है, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, मानव, जो प्रकाश के स्रोत, आगे आता है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या हैं? जिनसे प्रकाश निकलता है, उन सभी को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, जुगनू। जुगनू जानते हो? जो गांव वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे। जैसे जिसे पटबीजना बोलते हैं, रात में वो चमकता है, उड़ते रहते हैं। वैसे भी बरसात चल रही है तो बरसात के मौसम में वो बहुत ज्यादा होते हैं। जुगनू और मोमबत्ती, बल्ब, इन सभी में अपना प्रकाश होता है। आदि आदि आप जानते हो, बहुत सारे, लालटेन, लैंप, ये सभी प्रकाश के स्रोत हैं। इन प्रकाश के स्रोतों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला, नंबर एक, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, और दूसरा प्रकृति प्रदत्त प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित का मतलब है जो मानव ने बनाए हैं, और प्रकृति प्रदत्त जो हमें प्रकृति से मिले हैं। और जो प्रकृति से मिले हैं आप जानते हो कौन से हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य को मानव ने नहीं बनाया। जुगनू है, तारे हो सकते हैं बहुत से जो स्वतः अपने प्रकाश से चमकते हैं। और जो ये है मानव निर्मित, इसमें मोमबत्ती लिख सकते हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट, लालटेन, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। यदि इनकी परिभाषा आपको लिखने के लिए आए तो वो प्रकाश स्रोत जिन्हें मानव द्वारा बनाया गया है, वो सभी प्रकाश स्रोत मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन, लैंप आदि आदि। इसके अलावा प्रकृति प्रदत्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य
जुगनू, तारे। अब यहां बहुत से बच्चे इसमें कहेंगे कि चंद्रमा भी चमकता है। तो चंद्रमा प्रकाश स्रोत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता। उसके आधार पर भी हम इन्हें दो भागों में बांटते हैं। एक तो वो जो दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत जिनमें अपना प्रकाश होता है, उन सभी प्रकाश स्रोतों को दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, जुगनू, बहुत से तारे हो सकते हैं, सबको नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे मैंने अभी चंद्रमा बताया, मोमबत्ती, बल्ब, या जो ये सारे हैं जिनमें अपना प्रकाश होता है, उन सभी को दीप्त प्रकाश स्रोत। और अदीप्त प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत जो दूसरे का प्रकाश पड़ने पर वो अपना प्रकाश, वो उसे दूसरे प्रकाश से, जो दूसरा प्रकाश स्रोत है, दीप्त प्रकाश स्रोत है, उनका प्रकाश पड़ने पर जो चमकते हैं, और उनकी चमक की सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं, उसी को हम, परावर्तन के कारण होता है ये, उसी को हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो परावर्तन होकर वो पृथ्वी पर आता है, और उस चंद्रमा के प्रकाश से जो परावर्तन होकर आया है, उससे हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। इस प्रकार के जो प्रकाश स्रोत हैं उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसके बाद आते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप मुख्य रूप से कुछ गुणों को देख लेंगे। प्रकाश के गुण, इनमें जो गुण हैं, ये स्वयं तो प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, और ये प्रकाश अदृश्य होता है। दूसरा, प्रकाश को चलने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे, क्योंकि आप देखते हैं जो हमारा ये है वो वायुमंडल पृथ्वी से कुछ ऊपर तक है, और उसके ऊपर निर्वात है, जहां कोई ना वायु है, ना धूल मिट्टी के कण है, कुछ नहीं है। वहां से होकर प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, तो इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा जो प्रकाश है, अगला गुण, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में चलता। जैसे आपने 7वीं 8वीं में एक प्रयोग भी करा होगा, पढ़ा होगा, कि हमारा यदि 3 गत्ते के टुकड़े हैं, या 3 गत्ते के टुकड़े हैं यहाँ, और उनमें हमने एक छेद कर दिया है बीच में, बिल्कुल ठीक बीच में, और यहाँ कोई लगा दिया है, इधर हमने एक मोमबत्ती जलाई है, तो हम देखते हैं ये मोमबत्ती है, यदि जला रहे हैं, यहां से हमारी यदि कोई प्रकाश किरण निकलती है, तो सीधी रेखा में हमारा जो प्रकाश है, यहां हमें प्रकाश दिखाई देता है इस गत्ते पर। अब यदि हम इस गत्ते को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं, जो ये छेद था ये यहां आ जाता है, तो प्रकाश हमारा यहीं रुक जाता है, और हमें यहां प्रकाश दिखाई नहीं देता। ये हमने 6वीं 7वीं 8वीं में ये पढ़ा होगा। एक जो प्रकाश है, ये चुंबकीय, जो प्रकाश है ये चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, चलता है। इसके बाद आता है प्रकाशिक माध्यम। क्या है? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या है? ये प्रकाशिक माध्यम भाई, प्रकाशिक माध्यम 3 तरह के होते हैं। नंबर 1,
पारदर्शक माध्यम। नंबर 2 पारभाषक माध्यम। और नंबर 3 अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या है ये? आपने देखा होगा कभी कभी किसी दुकान पर हम जा रहे हैं, वहां लाइट बल्ब जल रही है और उसमें शीशे का दरवाजा लगा है, वहां से हम जाते हैं, हमें जांच नहीं पड़ती और वहां हमारी टक्कर भी लग जाती है। तो इस तरह का जो माध्यम होता है उसे प्रकाशिक माध्यम, पारदर्शक माध्यम हम कहते हैं। यदि इसकी परिभाषाएं लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। प्रकाश का ऐसा माध्यम जिसमें होकर प्रकाश आर पार गमन कर सके, इस प्रकार के माध्यम को हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। दूसरा पारभाषक माध्यम, और मैंने अभी आपको इसका जो उदाहरण बताया वो कांच या पिन्नी भी जैसे आपने देखा है लगा लेते हैं। उसके बाद दूसरा आता है पारभाषक माध्यम। कि पारभाषक माध्यम क्या है? ऐसा माध्यम या प्रकाश के गमन करने का ऐसा माध्यम जिसमें होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही पार जा सके, उस प्रकार के माध्यम को पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे गंदा पानी आपने देखा है, हमारा यदि गंदा पानी भरा है उसमें ऊपर बल्ब लगा है तो हमारा पूरी तरह साफ दिखाई नहीं देता। इस तरह का भी हमारा हो सकता है उदाहरण। तीसरा अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम किसे कहेंगे? अपारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम है जिसमें होकर हमें आर पार दिखाई ना दे, उस प्रकार के माध्यम को हम अपारदर्शक माध्यम कहेंगे, जिसमें होकर आर पार दिखाई नहीं बल्कि आर पार प्रकाश ना जा सके। जैसे आपके खिड़की दरवाजे हैं लकड़ी के, आपके अंदर बल्ब लगा है, रात का टाइम है, बाहर अंधेरा है, आपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, जो आपका प्रकाश है वो बाहर नहीं जा पाता। तो इस प्रकार के माध्यमों को हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। उसमें उदाहरण दे सकते हैं लकड़ी, लोहा, दीवार और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश की किरण, ये जो हमारी रेखा रहती है, यदि हम इसे इस तरह बना दें तो इसका मतलब हो गया ये किरण। इसका अर्थ है कि ये हमारी इस साइड से इस साइड में जा रही है। यदि हम इसे ऐसे कर दें तो इसका अर्थ है कि ये इधर गई है। अब ये प्रकाशिक किरण, जब बहुत सारी प्रकाशिक किरण हो जाती हैं एक साथ तो इस प्रकार को कहते हैं हम किरण पुंज, जब कई सारी किरण एक साथ हों। और ये जो किरण पुंज हैं इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। किरण पुंज, किरण पुंज 3 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। नंबर 2 अपसारी किरण पुंज। इनकी सबकी परिभाषा लिख सकते हैं आप, लिख लेंगे। और तीसरा है समांतर किरण पुंज। अब हम सबसे पहले ये अभिसारी किरण पुंज लेते हैं। ध्यान देंगे जब बहुत सारी किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिल रही हों तो उस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक कितनी भी हो सकती हैं किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।
दूसरा अपसारीकरण पुंज। ये अपसारीकरण पुंज क्या है? जब दो या दो से अधिक किरणें एक बिंदु से आती हुई या प्रतीत होती हैं या निकलती हैं, तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारीकरण पुंज कहते हैं। कि मैंने इनके चित्र बनाए हैं, परिभाषाएं जो मैं बोल रहा हूं उसी को लिख लेंगे रोक रोक के आप ऐसे ही। तीसरा है समांतर किरण पुंज। ऐसे किरणें जो सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हों और ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटें, तो इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। कि मैंने आपको किरण पुंज के बारे में बताया है। इसके बाद आपका आता है परावर्तन। क्या आता है? परावर्तन। परावर्तन ध्यान देंगे। परावर्तन जब कोई किरण किसी बिंदु पर आकर टकराती है और वो वहां से वापसी लौटती है, तो जो ये आने वाली किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण, और जो ये जा रही है इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और जो एक खड़ी लाइन है इसकी कल्पना करते हैं, ये अभिलंब जो यह 90 डिग्री का कोण बनाती है दोनों तरफ। जो यहां एक किरण आने वाली है जिसे आपतित किरण कहते हैं, इसके और अभिलंब के बीच में जो हमारा कोण बनता है उसे कहते हैं आई, और इसका नाम है आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण है और इसके बीच का कोण है इसे कहते हैं आर, इसका नाम है परावर्तन कोण। अब ध्यान देंगे, इनकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो हमारा कोण बनता है आपतन कोण, और परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो हमारा कोण बनता है कौन सा है? वो परावर्तन कोण। अब ये जो परावर्तन है ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, नियमित परावर्तन, नियमित, और नंबर दो अनियमित या विसरित शब्द भी इसे बोल देते हैं, विसरित परावर्तन। ये अनियमित और विसरित कैसे हैं भाई? देखो, अनियमित ये ऐसे है, नियमित ये ऐसे है कि ये आपका, अच्छा ये आप सबको पता ही होगा क्यों लगाते हैं हम इसे, और ऊपर ऐसा क्यों है। इसका मतलब है कि नीचे पॉलिश हो रही है, ऊपर वाला तल ये चिकना है जिधर ये नहीं खिंचे हुए। जैसे हमारा दर्पण रहता है शीशा जिसमें चेहरा देखते हैं, एक तरफ जो ये चिकना तल हो गया और इधर ये पॉलिश हो गई। अब हम नियमित परावर्तन की बात कर रहे हैं। यहां से किरण आई और ये यहां वापसी चली गई, ये यहां हमारा अभिलंब हो गया। अब मान लीजिए एक किरण ये यहां से आई, ये यहां टकराई और ये यहां से चली गई। एक हमारा ये हो गया, बहुत सारी हो सकती हैं, ये यहां भी सब जगह हो सकती हैं। यहां से किरण आई और ये यहां से वापसी चली गई। तो आप इन सब में देख रहे हो कि जो हमारी ये लाइन है ये समांतर है, ये भी यहां इसकी समांतर है जो परावर्तन वाली है, परावर्तन वाली भी समांतर है, किरण सारी एक दूसरे के
लेकिन विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन में ऐसा नहीं होता। इसमें जो ये तल है ये चिकना नहीं होता, ये उबड़ खाबड़ होता है, खुरदरा हो जिसे बोलते हैं। और इसमें कंडीशन क्या होती है कि इसमें भी एक ये ऊपर वाला चिकना तल हो गया और नीचे इसमें पॉलिश है। ये होने पर क्या होगा, इसमें यहां ये किरण आई और ये यहां से वापसी चली गई। तो इसका जो ये है, यहां आई और ये तो बराबर ही है, यहां आई और यहां ये चली गई। ऐसे ही यहां ये आई, ये किरण आई और ये यहां से वापसी चली गई। अब मान लीजिए ये यहां आई और ये यहां से फिर ये चली गई। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जो ये आने वाली किरण है ये तो समांतर है, लेकिन जो ये हमारी किरणें परावर्तित होकर वापसी जा रही हैं ये वाली, ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो इस तरह का जो परावर्तन होता है इसे हम विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसके बाद आते हैं परावर्तन के नियम पर, फिर ऊपर ही पहुंच जाएंगे। यहां से अब आपका ये होता, अब आते हैं हम परावर्तन के नियम। इतना करने के बाद जब हमें इतना पता होगा तब हम यहां पहुंचेंगे। परावर्तन के नियम क्या होते हैं आप इसमें देख रहे हैं, इसके केवल 2 नियम होते हैं। इसमें 3 चीजें हैं, बल्कि 5 चीजें हैं। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, 3, चौथा आपतन कोण, 5वां परावर्तन कोण। अब इसके नियम, पहला नियम आपतित किरण, दूसरा क्या है परावर्तित किरण, किरण, और तीसरा क्या अभिलंब। तीनों और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही पृष्ठ पर होते हैं, एक ही बात है। एक ही तल में होते हैं या एक ही पृष्ठ पर होते हैं, ये लिख दो, तल लिख दो या पृष्ठ लिख दो, एक ही बात है दोनों। तो 3 चीज हो गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण और तीसरा अभिलंब। ये पहला नियम हो गया। दूसरा, अब यहां हमारी 2 चीजें और बची इसमें। क्या क्या बच गए, आपतन कोण और दूसरा परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। केवल ये 2 नियम आपके परावर्तन के नियम हैं, चित्र और फिर ये 2 नियम। ये आपका पूरा हो गया परावर्तन के नियम। उसके बाद इसमें एक चीज और है, उत्कर्मणीयता। क्या है उत्कर्मणीयता? ये उत्कर्मणीयता क्या है भाई? उत्कर्मणीयता होती है कि आपतित किरण आई, परावर्तित होकर चली गई। अब यदि हम ऐसा कर लें कि ये किरण यहां से ना आकर यहां से आए, जहां से परावर्तित गई है, यदि इसको हम आपतित किरण मान लें, अर्थात ये किरण यहां से आए, तो ये यहां इसी मार्ग से वापस जाएगी, अर्थात आपतित किरण वाली किरण पर ये परावर्तित होगी। यह घटना उत्कर्मणीयता कहलाती है। यह घटना उत्कर्मणीयता कहलाती है। अब एक और आता है पार्श्व उत्क्रमण। भाई ये पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है? पार्श्व उत्क्रमण बड़ा अच्छा शब्द है। सारे बच्चे शीशा देखते हैं,
क्या होता है उसमें जब हम शीशा देखते हैं, उसमें कुछ अलग आपको नहीं चमकता, बिल्कुल जैसे हम हैं ऐसे चमकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अलग चमकता है। और वो क्या होता है, यदि हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं, यदि हमारी जेब उल्टी साइड में है, तो उसमें हमें लगेगी कि इसकी जेब ये गलत लगी हुई है। यदि हम अपना सीधा हाथ ऊपर उठाएं, तो हमें लगेगा जो हमारा चित्र बना हुआ है उसका उल्टा हाथ उठ रहा है। और हम प्रकाश की इसी घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। अर्थात जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा सीधा हाथ उल्टा और उल्टा हाथ सीधा, या हमारे बायां अंग दाएं और दाएं अंग बाएं दिखाई देते हैं। या मान लीजिए ये आपका शीशा है और आपने यहाँ ये सी बना दिया, तो जो सी है वो उसमें उल्टा दिखाई देगा। इसी घटना को हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। ये हो गया आपका पार्श्व उत्क्रमण। तो इसमें जो हम इससे आगे अब लेने वाले हैं वो आते हैं हम दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, ये केवल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समतल दर्पण, और नंबर दो, गोलीय दर्पण। इस बात का ध्यान रखेंगे कि दर्पण और लेंस में अंतर होता है, क्योंकि आगे हम लेंस भी पढ़ाएंगे दर्पण के बाद। लेंस में क्या होता है, जैसे हमारा ये चश्मा है, इस चश्मे में हमारी किसी भी साइड में पॉलिश नहीं है, आर पार हमेशा दोनों तरफ दिखाई देता है। लेकिन जो दर्पण है, जो हमारा शीशा रहता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उसमें एक तरफ से हम अपना चेहरा देखते हैं जो चिकनी सतह होती है, और दूसरी तरफ पर उस पर पॉलिश होती है। उस उधर से यदि हम ऐसे करके देखने लगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये अंतर रहता है इसमें। अब यहाँ दो तरह के समतल दर्पण तो हमने अभी बताया, जिससे प्रकाश का हमने ये करके दिखाया था। गोलीय दर्पण, ये भी हमारे दो भागों में बांटते हैं गोलीय दर्पण को। नंबर एक, अवतल दर्पण, और नंबर दो, उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होते हैं, ये गोलीय दर्पण क्या होते हैं। आपने गेंद देखी है, खोखली गेंद, ये मान लीजिए ये आपकी खोखली गेंद है और आपने इसे यहां से काट दिया। जब यहां से काटेंगे तो हमारा ये भाग बच जाएगा, दर्पण है ये, या कि ये कह लो अभी ये लेंस है जिसमें आर पार दिखाई दे रहा है। यदि हम इसकी एक सतह पर, बाहरी वाली सतह पर पॉलिश कर दें, चलिए यहां बना रहे हैं, इसकी हमने बाहरी वाली सतह पर पॉलिश कर दी, तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। जिसके अंदर यदि परिभाषा है, दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश हो और दबी हुई सतह चिकनी हो, उस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसकी जो बाहर वाली सतह है, उभरी हुई सतह चिकनी तथा अंदर से दबी हुई सतह पर पॉलिश हो, इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आज हमें इतना ही बताना था, आज के लिए इतना ही। मेरी आगे वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज से ही अपना पढ़ने के लिए बिल्कुल आज का काम आज ही कर लें। आगे मेरी वीडियो आपको रोजाना मिलने वाली हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं है, पूरा चैप्टर मैंने इसमें बता दिया है। आप इतने को अच्छे से करें। थैंक यू।